हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मैं एडेप्टेशन का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कैमल्स के बारे में। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मैं यहाँ से शेयर करूँगी। एनिमल चैप्टर का जो टॉपिक है ये आप देख सकते हैं। एनिमल्स चैप्टर का जो टॉपिक है एडप्टेशंस, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका टॉपिक कोई भी मिस ना होने पाए। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्नेक इज इक्विप्ड विथ फैंग्स। अब स्नेक के पास क्या होता है? फैंग्स। फैंग्स क्या होता है? ये एक तरीके का इनका टूथ होता है। अ फैंग इज अ टूथ दैट इज अडप्टेड टू वर्क लाइक अ सिरिंज। अब फैंज क्या होता है? एक तरीके का टूथ होता है जो कि बहुत ही फाइन होता है, जो कि सिरिंज की तरह एक्ट करता है। सिरिंज सब जानते हैं, अगर आप बीमार पड़े होंगे, काफ़ी तेज़ अगर फीवर हो गया होगा या कोई और प्रॉब्लम हुई होगी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो एकदम फाइन सुई जो होती है, आपने देखा है कितनी फाइन होती है, एकदम फाइन होती है। और वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाती है, एकदम एकदम प्रिक होती है ना। तो वैसे इनका फैंग्स भी होता है। अगर जब स्नेक बाइट करता है ना तो वैसी सी फीलिंग्स ही आती है। Snake use these fangs to inject venom into their prey as they hunt. तो जो स्नेक होता है वो अपने फैंग को किस तरह यूज़ करता है? जब स्नेक बाइट करता है तो जो स्नेक का जो वेनम होता है वो इसी फैंग के ज़रिए जो प्रे है उनकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, उनकी बॉडी में जाता है। फैंग्स के थ्रू वो वेनम को इंजेक्ट करते हैं अपने प्रे की बॉडी में। ओके। Now next है bat. Bats are nocturnal mammals that have very bad vision. अब जो बैट्स होते हैं ना ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल क्या होते हैं? जो कि रात में एक्टिव होते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। तो जो बैट्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं और इनका जो विजन होता है ना वो बहुत ही ख़राब होता है। इट्स वेरी बैड। They emit high pitched sounds and listen to resultant echoes to locate their prey and nearby objects. अब कैसे पता, वो अगर वो उड़ रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि अब मुझे टर्न लेना है, अब पेड़ आ गया है, अब मुझे टर्न लेना है। अगर मैं टर्न नहीं लूँगा तो मैं पेड़ से टकरा जाऊँगा, या मैं सामने मेरे वॉल है और मैं मुझे तो दिख ही नहीं रही है सामने वॉल है, और वो टकरा जाएगा वॉल से, लेकिन वो टकराता नहीं है, वो टर्न ले लेता है। तो कैसे टर्न लेता है? इको से। जब वो फ्लाई करता है ना तो उसके जो विंग्स से इको निकलती है, वाइब्रेशन से। उनको तो वाइब्रेशन जो होती है वो सॉलिड सरफेस पे जब वो टकराती है तो उनको वो वेव्स का उनको फीलिंग होती है। उससे उन्हें पता चलता है कि जो है यहाँ पे सामने जो है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है तो मुझे टर्न लेना है। दिस इज़ अ प्रोसेस नोन एज इको लोकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको लोकेशन। तो इसी से इनको पता चलता है, इको से ये पता लगा लेते हैं कि सामने जो है हार्ड सरफेस है, हार्ड ऑब्जेक्ट है और मुझे टर्न लेना है। एंड इज़ ऑल्सो सीन इन डॉल्फिन्स एंड वेल्स। और यही चीज़ जो होती है वेल्स में और डॉल्फिन्स में भी होती हैं। बैट्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम ग्लाइड। अब बैट्स में विंग्स होती हैं जो कि उन्हें ग्लाइड करने में आसानी होती है। द स्ट्रॉन्ग क्लॉज हेल्प देम हैंग अपसाइड डाउन। और उनके जो क्लॉज होते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो जो है खुद को अपसाइड डाउन हैंग कर सके। अपसाइड डाउन दैट मीन्स जो उनका ये जो हेड वाला पोर्शन है वो नीचे हो आ जाता है और पैर ऊपर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपसाइड डाउन। अक्सर आपने देखा होगा कार्टून्स में, टीवीज़ वगैरह में बैट जो लटकता है, जब सोता है लटक के सोता है, इज़न्ट इट? तो वो कैसे, क्या उसका वो कैसे होता है? तो पैर उसके ऊपर होते हैं और सर उसका नीचे होता है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे अपसाइड डाउन। नेक्स्ट, bats have adapted their vertebrate skeleton for flight.
अब बर्ड्स ने क्या कर रखा है, बर्ड्स हैव एडेप्टेड देयर वर्टिब्रेट स्केलेटन फॉर फ्लाइट। अब बर्ड्स ने अपने वर्टिब्रेट स्केलेटन को किस में एडप्ट कर लिया है, फ्लाइट में, उड़ने के लिए एडप्ट कर रखा है। ठीक है, फाइन। देयर बोन्स एंड स्कल आर वेरी थिन मेकिंग देयर बॉडीज एक्सट्रीमली लाइट। और इनके जो बोन्स होते हैं और स्कल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। वाई देयर बोन्स एंड स्कल्स आर थिन, बिकॉज दे हेल्प अस, बिकॉज इट हेल्प अस टू फ्लाई, वो फ्लाई कर सकते हैं। जस्ट एज वी यूज़ आर लेग्स टू मूव अबाउट, जैसे हम अपने लेग्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, वैसे ही ये उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। Birds use wings to fly and glide as they go from one place to another. अब बर्ड जैसे हम अपने लेग्स को यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, वैसे ही बर्ड जो होती हैं अपनी विंग्स की हेल्प से वो मूव करती हैं। नेक्स्ट, सील्स हैव अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड। सील्स ने खुद को किस तरह अडॉप्ट किया है, लैंड में रहने के लिए, इन वाटर एज वेल एज ऑन आइस। तो वाटर में भी और आइस में भी खुद को अडॉप्ट किया। तो सील आपको लैंड में भी पाई जाती है, वाटर में भी पाई जाती है और आइस में भी पाई जाती है। तो सील ने खुद को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि वो लैंड में भी ईजिली रह सकें, वाटर में भी रह सकें और आइस में भी रह सकें। दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और इनकी जो बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड मीन्स टेपरिंग टूवर्ड्स द एंड, विच हेल्प्स देम प्रोपेल देमसेल्व्स इन वाटर, जो कि उनको वाटर में जब वो रहते हैं तो ये वाटर में ईजिली ये मूव, प्रोपेल देमसेल्व्स मीन्स ये वाटर में ईजिली मूव कर सकते हैं, उनकी बॉडी आगे की तरफ खिसक सकती है, पुश हो सकती है इनकी बॉडी ईजिली। तो इस वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। दे हैव शॉर्ट हाइंड लेग्स, इनके हाइंड लेग्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, नोन एज फ्लिपर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपर्स बोलते हैं। सो व्हाट आर फ्लिपर्स, फ्लिपर्स आर शॉर्ट हाइंड लेग्स। द फ्लिपर्स हेल्प देम टू स्विम, और फ्लिपर्स की हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, they have a lot of blood in their body which stores enough oxygen for them to dive in deep waters and survive for about 20 to 30 minutes without breathing. तो इनकी बॉडी में जो होता है ना, बहुत सारा ब्लड होता है, तो जिस वजह से क्या होता है, ये अपनी ये जो ऑक्सीजन है ये वो ईज़िली अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब ये डाइव मारें वाटर में, जब ये वाटर में एकदम डीप जाए, बहुत ही अंदर की तरफ जाए, तो 20 to 30 मिनट्स तक ये वाटर के अंदर विदाउट ब्रीदिंग के रह सकते हैं। इज़न्ट इट? अब आप देख सकते हैं कि हमारे नेचर में कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस किस तरह से मतलब एडॉप्ट हो रखे हैं एनिमल्स, इज़न्ट इट? अब जैसे सील आप पढ़ रहे हैं, सील के बारे में, ये लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी, आइस में भी, और किस तरीके से सील ने खुद को एडॉप्ट कर रखा है। यू जस्ट इमेजिन, हमारी जो अर्थ है इसमें कितने ब्यूटीफुल क्रीचर्स हैं, कितनी उनकी वैरायटीज़ हैं और किस किस टाइप के हैं ये, इज़न्ट इट? जेलीफिश मूव्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटैकल्स। अब जेलीफिश किसकी हेल्प से मूव करते हैं, टेंटैकल्स। टेंटैकल्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग लॉन्ग, उसको हम बोलते हैं टेंटैकल्स। इसकी हेल्प से ये मूव करती हैं जेलीफिश। नेक्स्ट हुआ मार्सुपियल्स आर मेंबर्स ऑफ द मैमल फैमिली। अब मैमल फैमिली के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, मार्सुपियल्स। They have an abdominal pouch called marsupium to carry their young ones. अब देखिए ये भी कितना एक अलग टाइप की चीज़ है। कैंगैरू, इनका क्या होता है, पाउच होती है बॉडी में, और उसी पाउच में जो होता है उनके यंग वंस होते हैं, रहते हैं। एट बर्थ द बेबीज़ आर नॉट फुली डेवलप्ड। बर्थ के समय बेबीज़ पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड।
दे डेवलप्ड लेटर इन द मार्सुपियन, और इनका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, इनसाइड द मार्सुपियन. A baby kangaroo lives in its mother pouch for about 6 months. और जो बेबी कैंगेरू है वो अपने मदर्स पाउच के अंदर 6 months तक ये रह सकते हैं. नेक्स्ट, animals do different things to survive in cold winter months. Some animals and birds migrate to travel to region of warmer climate in search of food and shelter. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाते हैं. जैसे वो जिस जगह रहते हैं वो जगह जब बहुत ही ठंड होने लगती है उस जगह में, तो वो उस जगह माइग्रेट कर जाते हैं जो जगह वार्म है, जिसकी क्लाइमेट वार्म होती है, तो वो उस जगह माइग्रेट कर जाते हैं. ऐसी किसी बर्ड का नाम जानते हैं आप सोचिए तो ज़रा. ऐसी कौन सी बर्ड है, साइबेरियन क्रेन. वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन. Birds fly a very long distances as they migrate during the autumn and winter months to warmer region. अब ये विंटर मंथ्स में कहाँ माइग्रेट कर जाती हैं, वार्मर रीजन में माइग्रेट हो जाती हैं. वेल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर. अब ये भी विंटर के समय माइग्रेट करती हैं. क्यों माइग्रेट करती हैं, सर्च ऑफ फूड के लिए. सो वेल्स ऑल्सो माइग्रेट. Some fish may swim south or move to deeper, warmer water. तो कुछ फिशेस वो होती हैं साउथ की तरफ चली जाती हैं, और कुछ फिशेस जो होती हैं वो पानी के बहुत डीप जगह चली जाती हैं जहाँ पे उनको गर्म फील हो. Some animals such as earthworm go down deeper into the soil to escape the cold. और जैसे अर्थवॉर्म है ये कहाँ चले जाते हैं, एकदम सॉइल के अंदर चले जाते हैं खुद को कोल्ड से बचाने के लिए. फैन स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने पढ़ा ना यहाँ पे कितने कितने टाइप्स के, कितने फैंटास्टिक ये सब एनिमल्स हैं, इजंट इट, वैराइटीज ऑफ एनिमल्स, और कैसे कैसे इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे कैसे वो एडॉप्ट कर लेते हैं खुद को. इजंट इट्स सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. नेक्स्ट आएंगे हम प्राइमेट्स. Primates are mammals with large brains and complex well-developed hands and feet with fingers and toes. अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमेट्स के बारे में. प्राइमेट्स क्या होते हैं, ये मैमल्स होते हैं और इनके ब्रेन जो होते हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं. इनके हैंड्स, फीट, सब कुछ वेल डेवलप्ड होते हैं. Most primates also have opposable thumbs. Examples are monkeys, chimpanzees, gorillas and humans. तो इनके जो थम होते हैं वो ऑपोजिट साइड में होते हैं. ऑपोजेबल थम्स मीन्स ऑपोजिट साइड में. दैट मीन्स अब हमारा जैसे ये हैंड है तो ये हमारे फिंगर के ऑपोजिट है. अब ये जो थम है हमारा ये फिंगर के साथ नहीं है ना. अब ये 1 2 3 4 फिंगर है और यहाँ पे भी एक थम हो गया. ये चीज़ तो नहीं है ना, ऑपोजिट साइड है, फिंगर के ऑपोजिट थम है, तो इसको हम बोलते हैं ऑपोसेबल थम्स. तो ये चीज़ आपको प्राइमेट्स में ही मिलेंगी. So primates are intelligent beings with large and highly developed brains. अब primates जो होते हैं इनके जो brains होते हैं वो बहुत ही highly developed होते हैं. They have a highly developed sense of color. और क्या developed होता है, they have highly developed sense of color. easily जो है color को identify कर सकते हैं. They can identify the color very easily. Primates have developed language and communication skills. और ये क्या होते हैं, इसमें अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत ही अच्छी तरह से ये डेवलप्ड होता है. इजंट इट. दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड्स. अब हेड के फ्रंट में इनकी आइज होती हैं, अलाउइंग देम टू जज डेप्थ एंड डिस्टेंस. डेप्थ एंड डिस्टेंस को ईजिली ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मंकीज एंड एप्स वॉक ऑन ऑल 4 लिम्स. मंकीज एंड एप्स जो होते हैं वो अपने 4 लिम्स की हेल्प से वॉक करते हैं. ह्यूमन्स आर द ओनली प्राइमेट्स दैट वॉक ऑन 2 लेग्स.
अब ह्यूमन्स एक ऐसा प्राइमेट है जो कि सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा प्राइमेट है जो कि अपने 2 लेग्स पे वॉक करता है। मंकीज एंड एप्स 4 लिम्स पे वॉक करते हैं, लेकिन ह्यूमन ही ऐसा प्राइमेट्स है जो कि सिर्फ अपने 2 लेग्स पे वॉक करता है। Primates give birth to fully formed offsprings after a long gestation period in the mother's womb. और जो primates होता है वो जो primates give birth to the young ones. Okay. Primates are very social animals with strong bonds within the family or pack. अब प्राइमेट जो होते हैं वो एक सोशल एनिमल्स होते हैं और ये दे वांट टू लिव विद इन द फैमिली, और ये फैमिली के अंदर रहना चाहते हैं। ये अलग अलग नहीं रहते, ये फैमिली में होके रहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड से आप क्या समझते हैं? वो स्पीशीज जो कि अब ख़त्म होने पे हो रही। एक वर्ड होता है एक्सटिंक्ट और एक होता है एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट मीन्स जो कि ख़त्म हो चुकी है। एंडेंजर्ड इज़ गोइंग टू बी एंड ख़त्म होने वाली, इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट जो कि ख़त्म होने वाली है। सो दीज आर द 2 टर्म्स, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। एक्सटिंक्ट यहाँ पे दिया हुआ ना, एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म, एंडेंजर्ड मतलब एक्सटिंक्शन होने वाली है। ये मतलब अभी तो है लेकिन फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगी। देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स दैट आर नॉट फेसिंग एक्सटिंक्शन। अब ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो कि ख़त्म होने वाली हैं। दीज आर रिगार्डेड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, जैसे कि वाइट टाइगर। ये सब क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने वाली हैं। With a little awareness we can save them from becoming extinct. अब हमें जो है अवेयर होना चाहिए कि हम किस तरह से इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सकें। It is very important to save the endangered species because the ecosystem they live in is also threatened by their extinction. तो हमें इसको क्यों बचाना? क्योंकि अगर ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, the rhinoceros is now as endangered species as it is indiscriminately hunted for its horn. अब एक इसमें एग्जाम्पल दिया है endangered species का, वो है rhinoceros। वो क्यों एक्सटिंक्ट हो रहा है? क्योंकि लोग उसको हंट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं उसके हॉर्न के लिए, उनको हॉर्न चाहिए उसका, जिस वजह से वो राइनोसोरस को मार रहे हैं। Rhinoceros eat various plants and help in the dispersal of their seeds. अब rhinos जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट खाते हैं जो कि उनके जो सीड्स, जो प्लांट के जो सीड्स हैं वो ईजली डिस्पर्स हो जाते हैं उनके ज़रिए। देयर डंग ऑल्सो एनहेंसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और राइनोस का जो डंग होता है वो भी सॉइल की फर्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विदाउट द राइनोसोरस इट्स इकोसिस्टम विल ऑल्सो फेस लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो अगर राइनोसोरस एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, इस हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है एनिमल्स का, isn't it? So thanks for watching my video. God bless you all.